चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए थे। ठीक, तो देखो चैप्टर नंबर 1 में हम बता दिए थे प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन, पार्श्व परावर्तन और दर्पण बता दिए थे। और क्या बताए थे? दर्पण। इससे पिछली कक्षा में बता दिए थे तुम्हारा और भी प्रकाश के बारे में बता दिए थे। ठीक, प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में बताए थे। और पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, प्रभासी पदार्थ, इन तीनों के बारे में भी बता दिए थे। अब हम आगे देखते हैं प्रतिबिंब। क्या देखते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब क्या है? ठीक, तो प्रतिबिंब हमारे पास, प्रतिबिंब किसको कहते हैं? प्रतिबिंब किसको कहेगा तुम? प्रतिबिंब कहते हैं जब प्रकाश की किरणें किसी किसी भी वस्तु से जब प्रकाश की किरणें निकल कर आती है और दर्पण से टकराती है, तब उसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर वो मिलती है या मिलती हुई दिखाई देती है, उसी को कहते हैं हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जहां यानी किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को कहते हैं हम प्रतिबिंब कहते हैं। देखो परिभाषा हम लिख दिया है, प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जिस बिंदु दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अब प्रतिबिंब हमारे पास दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक प्रतिबिंब होता है हमारे पास, प्रतिबिंब के प्रकार में प्रतिबिंब हमारे पास कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के प्रतिबिंब। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी या काल्पनिक। इसको दो नाम है, कभी कभी आभासी लिखता है, कभी कभी काल्पनिक लिखता है। इसका मतलब दोनों एक ही होता है, आभासी कहो या काल्पनिक कहो। ठीक है, आगे देखो वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि इसका पहला टॉपिक डालते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहेंगे? ठीक है, तो जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तव में एकदम रियल में मिल जाती है, उसी को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। यानी किरणों को एकदम वास्तविक रूप से मिलने से जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन वास्तविक रूप से मिलने से नहीं, केवल अनुमान लगाया जाता है। ठीक, काल्पनिक होती है। ठीक, उसी को कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी कि देखो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है यानी कि रियल में मिल जाती है, ठीक, उसी को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। कोई समस्या है? यानी कि ये वास्तव में मिलती है तो उसी को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब क्या होगा? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई या प्रतीत होती है, उसी को कहते हैं आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। जो हमारे पास वास्तविक प्रतिबिंब होती है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति होती है उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। एक होता है उल्टा, एक होता है पार्श्व उल्टा। तो पार्श्व उल्टा का मतलब होता है दाएं का बाएं, बाएं का दाएं। पार्श्व परावर्तन में बताए थे पार्श्व उल्टा का मतलब क्या होता है? दाएं का बाएं या बाएं के दाएं। तो बाएं का दाएं या दाएं के बाएं कौन प्रतिबिंब बनाता है? तो हमारे पास बनाता है समतल दर्पण। दर्पण जो होता है कौन बनाता है? तो समतल दर्पण बनाता है। इसको कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होती है इसकी प्रकृति यहां पर लिख सकते हैं हम। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होता है। कुछ उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा होता है। कोई दिक्कत? वास्तविक प्रतिबिंब नोट में करके लिख लेना, हमारे पास नोट है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है? उल्टा होता है। लेकिन यही आभासी प्रतिबिंब हो जाए, जब भी वास्तविक प्रतिबिंब आए उसका प्रकृति उल्टा होगा। उल्टा का मतलब होता है पैर ऊपर हो जाएगा, जैसे आदमी सीधा खड़ा है तो पैर ऊपर हो जाएगा, मुड़ी नीचे होगा, सर नीचे हो जाएगा। ठीक है, यह सर जो है यह नीचे चल जाएगा, पैर कहाँ आ जाएगा? ऊपर। यानी कि जैसे मान लो कि कोई वस्तु है, इसी का प्रतिबिंब बनाना है, इसी का प्रतिबिंब, तो इसका उल्टा क्या होगा? तो उल्टा का मतलब इससे हो जाएगा। उल्टा का मतलब ये नीचे हो जाएगा, यू ऊपर हो जाएगा। अब पार्श्व उल्टा का मतलब क्या होता है? तो पार्श्व उल्टा का मतलब देखो जैसे वस्तु हो गया, जैसे दो वस्तु हो गया, इस तरह से वस्तु है, इधर ब्लू है इधर रेड है, ठीक ना? तो दो वस्तु है, इसका पार्श्व उल्टा क्या होगा? ब्लू इधर चल जाएगा, रेड इधर आ जाएगा, इसी को कहते हैं पार्श्व उल्टा। बस तो दिक्कत, इसका मतलब होता है पार्श्व उल्टा, और उल्टा का मतलब होता है सीधा, मतलब एकदम केवल उल्टा का मतलब होता है ऐसे, केवल उल्टा का मतलब होगा ऐसे। कोई दिक्कत? कोई समस्या ना है। अब देखो इस आभासी प्रतिबिंब की प्रकृति, आभासी प्रतिबिंब की प्रकृति, आभासी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है? तो सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब की प्रकृति सीधा होता है।
आभासी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है? तो सीधा होता है। अब यह प्रकृति में हमेशा सीधा मिलता है, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा मिलता है? सीधा मिलता है। नोट में करके लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछता है, ये दोनों याद रखना। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब की प्रकृति सीधा होता है, हमेशा इसको याद रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। ठीक, कोई दिक्कत? ये बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। अब देखो, वो आभासी प्रतिबिंब जो हुआ, आभासी प्रतिबिंब ये तो प्रकृति में हमेशा सीधा मिलेगा। इसका मतलब होता है कि ऐसा वस्तु है, ये जो वस्तु है, ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, इधर उधर कुछ नहीं। ठीक है, सीधा है तो सीधा ही बनेगा, जैसा रहेगा वैसा बनेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है। अब देखो, एक क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर में आता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखने का आता है, डिफरेंस क्या है इसमें? अंतर है। ठीक है, तो अंतर लिखने के लिए आता है, तो अंतर हम आसानी से लिख सकते हैं। अब तो तुम ही लिख सकता है अंतर, दोनों में अंतर क्या हुआ? तो देखो, दोनों में अंतर देखो, एक तरफ बना लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब में अंतर। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, क्या अंतर हुआ हमारे पास? तो एक तरफ बना लेंगे, इसे खींच लेंगे, एक तरफ बनाएंगे वास्तविक प्रतिबिंब, इधर लिख देते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक, एक होता है क्या? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, दोनों तरफ लिख लिए। अब दोनों में डिफरेंस पता करना है, यानी अंतर पता करना है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? क्या है अंतर? ठीक, तो अंतर देखने के लिए पहला अंतर तो तुम्हारा मिलेगा, इसका निर्माण तभी होता है जब वास्तव में मिलता है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो निर्माण, इसका निर्माण कैसे होता है? किरणों को वास्तव में मिलने से, वास्तव, वास्तव में, ठीक, मिलती है। जब किरणें वात्सों में मिलती है तब इसका निर्माण होता है। यानी लिखे हैं कैसे? जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वात्सों में मिलती है। ठीक है, आई क्या होता है? बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद कैसे मिलती है? तो मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? मिलती हुई हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। देखो यहाँ पर लिखे है, या क्या है? वास्तव में मिलती है। यहाँ पर क्या लिखे हैं? मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब में मिलती हुई प्रतीत होती है और वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में मिलती है। यही लिख दिए। ठीक, दूसरा अंतर लिख सकता है, इसकी जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, इसकी प्रकृति, प्रकृति की बात करें, इसकी प्रकृति कैसा होता है? तो इसका प्रकृति उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। इसका प्रकृति कैसा होता है? प्रकृति सीधा, सीधा होता है। इसका प्रकृति कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक, कोई दिक्कत? इसको दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं, इसको रेखा के द्वारा, यानी कि रेखा के द्वारा दिखाया जाता है, पूर्ण रेखा के द्वारा। इसे पूर्ण रेखा के द्वारा, ठीक, पूर्ण रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है, एकदम पूरी तरह से ऐसी रेखा के द्वारा, एकदम मेन रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। लेकिन इसको कैसे दर्शाया जाता है? टूटी रेखा के द्वारा। इसे टूटी हुई रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है, रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। इसे, ये पहला हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया, ये हमारे पास तीसरा हो गया। ठीक है, यानी कि इसे कैसे दर्शाया जाता है? इसे मेन रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें टूटा हुआ रेखा नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होती है? टूटी हुई रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है? देखो, और एक देखो, आवर्धन, इसका आवर्धन जो होता है वह ऋणात्मक होता है, यानी इसमें आवर्धन क्या आएगा? माइनस में आएगा। इसका आवर्धन, आवर्धन की बात करें, आवर्धन, इसका आवर्धन क्या होता है? निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। इसका आवर्धन क्या होता है? आवर्धन
इसका आवर्धन क्या होता है, धनात्मक होता है यानी पॉजिटिव होता है। कोई दिक्कत, इसका आवर्धन ऋणात्मक होता है, इसका आवर्धन धनात्मक होता है। ठीक है, ये दोनों याद रखना है। यानी आभासी प्रतिबिंब होगा, यानी आभासी प्रतिबिंब होगा तो उसका आवर्धन क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी सीधा प्रतिबिंब के लिए धनात्मक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक होता है आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, कोई प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है छोटा बना है उसी को कहते हैं आवर्धन। इस टॉपिक को हम आगे देखेंगे, आवर्धन किसको कहते हैं, अभी अंतर में देख लो, ठीक ना। आगे इसको बारे में चर्चा करेंगे अच्छे से, ठीक। इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला भी होता है, सब देखेंगे आगे, ठीक है। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है, ये भी आई है, यह भी आता है एग्जाम में, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रतिबिंब किस प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बार बार पूछता है, ध्यान में रखना। कोई दिक्कत, कोई समस्या ना, उम्मीद है समस्या ना होगा, ठीक। आगे देखते हैं प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण की विधियां क्या होती है, कैसे होता है प्रतिबिंब का निर्माण, तो प्रतिबिंब निर्माण हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो पहले इसको लिखना है तो लिख लो, पहले इसको क्या करो, छापो, ठीक ना। बाकी आगे देखते हैं प्रतिबिंब निर्माण के बारे में, ठीक है। चलो अब लोग देख लेते हैं प्रतिबिंब निर्माण करने की कुछ विधियां। प्रतिबिंब कैसे निर्माण होता है, कुछ इसके लिए नियम होता है जो जानना बहुत जरूरी है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नियम जान लेना, ठीक है। क्या क्या कैसे कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होगा, ठीक ना। तो देख लेते हैं प्रतिबिंब निर्माण, क्या देख लेते हैं, प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है। विशेषताएं, यानी कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे कैसे निर्माण होता है, बनाने की विधि नियम जो भी कह लो, ठीक है। इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो पहला कई चीज है, देखो हमें कभी भी यानी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो हमें कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होगी। कितना किरण, कम से कम 2 किरण, ठीक। अधिक से अधिक तो कितना हो सकता है, कम से कम हमें 2 किरणों की आवश्यकता होती है। और 2 ही किरण से हम लोग प्रतिबिंब बना लेते हैं, 2 ही किरण से क्या बना लेते हैं, प्रतिबिंब बना लेते हैं, ठीक ना। तो हमने प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी किरण चाहिए हमको, 2 किरण चाहिए। तो 2 किरण में देखो सबसे पहला तो यही होगा, पहला क्या होगा, प्रतिबिंब निर्माण के लिए मुख्यतः मुख्यतः 2 किरणों की आवश्यकता होती है, 2 किरणों की आवश्यकता होती है। कितनी किरण की आवश्यकता होती है हमें, 2 किरण के। ऐसे वस्तु है तो वस्तु से तो बहुत सारी किरणें निकलेगी, लेकिन हम कम से कम हमको 2 किरण चाहिए। कितना किरण चाहिए, कम से कम 2 किरण हमको चाहिए, क्योंकि वस्तु से बहुत सारी किरणें, अनगिनत किरणें निकलेगी इससे, लेकिन हम लोग को इसका प्रतिबिंब बनाना है तो 2 किरणों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो 2 किरणों की आवश्यकता पड़ जाती है हमको, ठीक है। जैसे दूसरा, अब देखो दूसरा, जो इसमें से दोनों किरण में से जो पहला किरण है, दोनों किरणों में से जो पहला किरण होता है, तो पहला किरण दर्पण से परावर्तन के बाद एकदम मुख अक्ष के समानांतर जाएगी। पहला किरण कैसे जाएगी, मुख अक्ष के समानांतर। मुख अक्ष के समानांतर जाने के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद मुख फोकस से होकर गुजरती है। पूरी लिख देते हैं जैसे जैसे जाती है, यानी कि पहला किरण, प्रथम किरण लिख देते हैं, पहला किरण, पहला किरण, ठीक है। मुख्य, अच्छा मुख अक्ष किसको कहते हैं बताए हैं तुम लोग, मुख अक्ष इसको, इसी को क्या कहा जाता है, एक और नाम बता दो इसका, इसका एक और नाम क्या होता है, 2 नाम बताए थे इसका, मुख अक्ष या बताओ, मुख अक्ष या और क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष का आता है प्रिंसिपल लाइन, क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यानी कहे का मतलब कि मुख अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख अक्ष या प्रधान अक्ष इसको बोला जाता है। तो मुख अक्ष के समानांतर जाती है, पहला किरण मुख अक्ष के समानांतर जाएगी, ठीक, एकदम समानांतर, मुख अक्ष के समानांतर, ठीक। पहला किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है तथा दर्पण से परावर्तन के बाद कहां जाती है, तो दर्पण की ओर, कहां जाती है, तो दर्पण की ओर, ठीक है। इधर उधर ना, दर्पण की ओर, ठीक है। दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के
बाद कहां से होकर गुजरती है? तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस, मुख्य फोकस के बारे में बता दिए थे, मुख्य फोकस, वक्रता, त्रिज्या, इन सब के बारे में बता दिए थे तुम लोग पहले ही। दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है, ठीक है। यानी इसको हमेशा दिमाग में फिट कर लो। अगर प्रतिबिंब बनाना सीखना है तो इसको दिमाग में डाल लो कि पहला किरण क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से ही होकर गुजरेगी, इधर उधर किधर भी नहीं जाएगी, इधर उधर मत ले जाना, इधर उधर फेंकने से कोई फायदा नहीं। दर्पण से परावर्तन के बाद ही, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से ही होकर गुजरेगी, ठीक है। और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है हमारे पास, तो जो दूसरी किरण होती है, कुछ दूसरा किरण, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखे हैं, दो किरणों की आवश्यकता आती है। पहला किरण को तो जान लिए कि पहला किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर गुजरेगी। लेकिन दूसरा किरण क्या होता है, तो दूसरा किरण वक्रता केंद्र, कहां से होकर गुजरती है, वक्रता, वक्रता, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ये मुख्य फोकस को कहते हैं एफ। क्या कहा, किससे सूचित किया जाता है, एफ से। और वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है, ठीक है। वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, से होकर गुजरती है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है। और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने के बाद तथा तथा दर्पण से परावर्तन के बाद, तथा वक्रता केंद्र से होकर तो गुजरेगी, लेकिन दर्पण से पहले वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, लेकिन दर्पण के परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। जैसे जाएगी, जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वापस लौट भी जाएगी, पुनः उसी पथ पर, उसी पथ मतलब होता है रास्ता, ठीक है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। यानी जिधर से जाएगी उधरे वापस लौट जाएगी, कोई दिक्कत है? यानी कि पहला क्या, पहला ध्यान से सुनो, ठीक है। प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम होते हैं। तो नियम में क्या होता है, तो नियम में दो किरणों की आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है। और दो किरण में जो पहला किरण होता है वह मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, लेकिन दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। और दूसरा किरण हमारे पास जो है वह वक्रता केंद्र से तो होकर गुजरती है, लेकिन दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यानी जैसे जाती वैसे ही वापस लौट जाएगी, यू टर्न मार के, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो और भी कुछ नियम होते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए जो वस्तु होती है, प्रतिबिंब बनाने के लिए जो वस्तु होता है, दर्पण की परावर्तक सतह की ओर रखा जाता है। हमेशा कहां रखा जाता है, दर्पण के परावर्तक सतह की ओर। हम लोग दर्पण बना, प्रतिबिंब जब बनाएंगे तो हमेशा दर्पण के परावर्तक सतह को रखेंगे बाईं ओर। किधर रखेंगे, बाईं ओर की तरफ रखेंगे, ठीक ना। यानी कि वस्तु को, वस्तु को हमेशा, हमेशा दर्पण, दर्पण, ठीक है, के बाईं ओर, अर्थात परावर्तक सतह, परावर्तक सतह की ओर, की ओर रखा जाता है, रखा जाता है। यानी कहने का मतलब वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। वस्तु को किधर रखा जाता है, दर्पण के बाईं ओर, हमेशा बाईं ओर रखा जाता है वस्तु को, ठीक है। बाईं ओर यानी कि परावर्तक सतह की ओर। अगर परावर्तक सतह की ओर नहीं रखेगा, जिधर पेंट किया हुआ है, जैसे मान लो कि दर्पण हो गया, मान लो ये दर्पण हो गया, इधर वस्तु रखेगा तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि इधर परावर्तक सतह थोड़ी है, इधर तक क्या किया हुआ है, कलाई की हुई है, पेंट किया हुआ है। तो जब भी रखेंगे किधर रखेंगे, इस तरफ, तब ना इसका परावर्तक होगा, तब ना इसका परावर्तन होगा दर्पण से, तब बनेगा प्रतिबिंब। परावर्तन होगा तब काटेगा क्या, किरण। एक जब किरण जब काटती है, दो किरणें जब काटती है तबे प्रतिबिंब बनता है, जब तक नहीं काटेगी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ठीक ना। यानी कि दर्पण की ओर रखा जाता है, अपरावर्तक सतह की ओर, ठीक। और देखो नेक्स्ट पांचवा और है, जो प्रतिबिंब है, जो वस्तु है, ठीक, जो वस्तु है हमारे पास, ठीक, तो वस्तु का जो भी प्रतिबिंब बनेगा,
प्रतिबिंब। यह दर्पण के यदि बाईं ओर बना है, दर्पण के किधर, बाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर यदि प्रतिबिंब बना है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वह वास्तविक होगा। जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा, वास्तविक। अब तू लोग जानता है कि वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो उल्टा हो करेगा, क्योंकि अभी तुरंत नोट में लिखवाए हैं वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा हमें दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है, ठीक है, उल्टा होता है, कोई दिक्कत। यानी कि दर्पण के किधर, दर्पण के बाईं ओर, बाईं ओर बना प्रतिबिंब, दर्पण के बाईं ओर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, कोई दिक्कत। दर्पण के बाईं ओर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। सेम दर्पण के दाईं ओर बनेगा कैसा, दर्पण के दाईं ओर बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ठीक कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है, आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। आभासी रहेगा तो सीधा, अभी तुरंत बताए हैं, नोट में लिखा है, आभासी प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा क्या होती है, सीधा। अगर दाईं ओर बना है दर्पण के किधर, अगर एक दर्पण हो गया, दर्पण के दाईं ओर बना है तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और दर्पण के बाईं ओर बना है तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक, कोई समस्या नहीं ना है। अब देखो ये तो हो गया। अब जैसे जैसे हम लोग वस्तु को दर्पण की ओर ले जाते हैं, अवतल दर्पण में, किस दर्पण में, अवतल दर्पण में, जैसे जैसे वस्तु को हम दर्पण की ओर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब वैसे वैसे दर्पण से दूर हटती है। प्रतिबिंब का स्थान क्या होता है, दर्पण से दूर हटती है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। आगे देखते हैं हम लोग अब प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए, यानी प्रतिबिंब निर्माण। अब प्रतिबिंब को बनाते हैं, अवतल दर्पण में कैसा कैसा प्रतिबिंब बनेगा और उत्तल दर्पण में कैसा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। आगे इतना समझ लिया, इसको अच्छे से हमेशा ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा, ठीक है। जितना प्रतिबिंब बनाना जरूरी नहीं है उससे ज्यादा ही जरूरी है कि इसको याद रखना, ठीक। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है, और इसी के द्वारा तुम प्रतिबिंब निर्माण कर सकता है। इसमें कोई नहीं याद है तो प्रतिबिंब नहीं निर्माण होगा, ठीक। हमेशा कुछ ना कुछ गलती होगा, हमेशा गलती होने का कारण क्या होता है, यही सब होता है। बेसिक नहीं जानता है, आज के प्रतिबिंब बनाने लगेगा तो क्या होगा, गलती हुई भी करेगा, ठीक। प्रतिबिंब बनाने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, ठीक। देखो पहला बताए हैं हमका, ध्यान से एक बार और सुन लो, ध्यान से सुन लो, ठीक। यानी प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है। कितने किरण चाहिए हमको, दो किरण चाहिए प्रतिबिंब निर्माण के लिए, ठीक। अब दो किरण में जो पहला किरण होगा वह मुख अक्ष के समानांतर जाएगी। पहला किरण क्या होगा, मुख अक्ष के समानांतर जाएगी। समानांतर जाने के बाद वह दर्पण से परावर्तित होगी। दर्पण से परावर्तन होने के बाद, दर्पण से परावर्तन होने के बाद कहां से होकर जाएगी, मुख फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से, मुख फोकस से होकर गुजरेगी, मुख फोकस से होकर गुजरेगी, तो देखो। और जो दूसरी किरण होगी, पहला किरण तो फोकस से होकर गुजर गया, अब दूसरी किरण जो होगी वह वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। दूसरी किरण कहां से होकर गुजरेगी, वक्रता केंद्र से, ठीक है। और वक्रता केंद्र से गुजरते हुए जाती है, दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट भी जाती है। दर्पण से टकराएगी और पुनः वापस आ जाएगी, यू टर्न मार के वापस आ जाएगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, ठीक है। और वस्तु को अगर प्रतिबिंब निर्माण करना है तो वस्तु को, किसको, प्रतिबिंब को नहीं, वस्तु को, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। वस्तु को किधर रखना है, बाईं ओर रखना है। और प्रतिबिंब वस्तु को बाईं ओर और परावर्तक सतह की ओर, वस्तु को बाईं ओर और परावर्तक सतह की ओर। परावर्तक सतह की ओर नहीं रखेगा तो प्रतिबिंब में निर्माण नहीं होगा, ठीक है। और परावर्तन नहीं होगा तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा, ठीक है। और दर्पण के बाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर जो प्रतिबिंब बनता है, अब प्रतिबिंब के बारे में बात कर ले, यदि बाईं ओर प्रतिबिंब बना है दर्पण के किधर, बाईं ओर, यानी जिधर वस्तु रखे हैं उधरे, बाईं ओर वस्तु रखे हैं, अगर बाईं ओर प्रतिबिंब बन गया तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जिधर वस्तु रखते हैं, यानी कि वस्तु की ओर प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, वस्तु की ओर यदि वस्तु जिधर रखा है उधरे प्रतिबिंब बन जाए, जिधर वस्तु है उधरे प्रतिबिंब, अर्थात कहने का मतलब बाईं ओर, वस्तु को बाईं ओर रखे हैं और बाईं ओर प्रतिबिंब बन जाए तो उसकी प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगी, कोई दिक्कत। और दर्पण के, यानी कि दर्पण के बाईं ओर जो प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के बाईं ओर, ठीक है, तो जो बाईं ओर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। दर्पण के जो बाईं ओर प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा बनेगा, कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत ना है। चलो देखो ठीक, अब इसको दिमाग में रखना और आगे देखते हैं कुछ प्रतिबिंब निर्माण। आगे क्या देखेंगे? प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। समतल दर्पण में हम निर्माण करवा दिए थे, एक बार समतल दर्पण रिवीजन करा देगा कैसे कैसे समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण किए थे। देखो ये हमारे पास हो गया क्या, समतल दर्पण। इधर हम लोग देखो परावर्तक सतह यानी बाईं ओर वस्तु को रखे थे, बाईं ओर वस्तु को रखे थे, बाईं ओर से इधर। इसमें मुख्य फोकस ध्रुव नहीं होता है, इसमें ध्रुव ध्रुव कुछ नहीं, ठीक है। वक्रता त्रिज्या इसका पूछेगा को वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, बताओ तो। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो अनंत होती है। मुख्य फोकस कितना होता है? अनंत होता है। इसका सब अनंत होता है, मुख्य फोकस वक्रता त्रिज्या सब। वक्रता त्रिज्या अनंत है तो मुख्य फोकस भी अनंत होगा, ठीक है। दर्पण से परावर्तन करने के लिए समतल दर्पण के ऐसे बनवाए थे, इसी तरह से समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनवाए थे तुम्हारा, डॉट डॉट से खींचे थे। किसे? डॉट डॉट से मिलाना है, ठीक है। यहां पर हमारा क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। कैसा बनेगा? तो दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के किधर? दाईं ओर बना है। दर्पण के पीछे हो, दाईं ओर हो, ठीक है। दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब बना है, तो जो दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा बनता है? सीधा बनता है। अगर यह वस्तु ए बी है तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश सीधा बनेगा। कैसा? यानी इसका सिर ऊपर तो इसका भी सिर ऊपर, ठीक है। और जितना दूरी पर, दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण से जितना ही दूरी पर वस्तु है तो उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। यानी कहने का मतलब प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी दोनों बराबर होता है समतल दर्पण में। इसका प्रतिबिंब ऊंचाई यानी कि ऊंचाई जो है, प्रतिबिंब ऊंचाई वो वस्तु ऊंचाई के बराबर होता है। यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई क्या होती है? बराबर होता है। एनी डाउट? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका एक और चीज पूछता है, इसका आवर्धन। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? तो आवर्धन के बारे में अभी, आवर्धन तो हम बताए नहीं है कि आवर्धन होता क्या है, आगे पढ़ना है। आवर्धन हम लोग आगे जानेंगे कि आवर्धन होता क्या है, ठीक। ऐसे जान लो कि समतल दर्पण का आवर्धन, आवर्धन किसकी बात करें? आवर्धन, ठीक। समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो +1 होता है। कितना होता है? +1 होता है। हमेशा याद रखना +1 होता है। कहने का मतलब आवर्धन में वस्तु ऊंचाई या प्रतिबिंब ऊंचाई दोनों बराबर बराबर होती है तो कट के आ जाएगा 1, ठीक। यादें रखना किसी कि समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। इसको यह भी लिखवाएंगे कि समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है, क्यों? क्वेश्चन पूछ दिया कि समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है, क्यों? ठीक, तो जब आवर्धन बताएंगे ना उसी वहीं पर बता देंगे हम क्यों 1 होता है, ठीक। कोई समस्या इसमें? इसकी विशेषता भी ध्यान में रखनी है, ठीक। कोई समस्या? बाकी ठीक है, आगे देखते हैं प्रतिबिंब निर्माण।